जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी ने शायद बहुत कुछ सोच समझ कर ये बातें लिखी होंगी, लेकिन आज के हालात कुछ और हैं। खासतौर पर अगर सियासत का जिक्र किया जाए तो कहना ही क्या। बिना जातिगत समीकरण के तो वे लोग आपकी हैसियत को तोलने से साफ इनकार कर देते हैं। सियासत में जातियों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप। दरअसल जातिगत आंदोलनों ने देश की दिशा और दशा दोनों समय समय पर बदली है। दिल्ली में चल रहा जाट पहलवानों का आंदोलन अब जाट किसान आंदोलन में बदल गया है। जाट किसान और जाट पहलवान दोनों ने मिलकर चुनावी राजनीति शुरू कर दी है। कभी पहलवानों के नाम पर झंडा उठाया जा रहा है तो कभी किसानों के नाम पर। अभी हाल ही में पहलवानों का मामला थोड़ा ही ठंडा पड़ा तो हरियाणा में सूरजमुखी की एमएसपी का मुद्दा चर्चा में आ गया और कुल मिलाकर के हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सूरजमुखी की एमएसपी का मुद्दा हल तो किया ही, साथ ही अगले ही दिन पहलवानों के मुद्दे पर हरियाणा बंद का ऐलान हो गया। दरअसल ये लड़ाई पहलवान या किसानों की नहीं है, ये दरअसल जाटों के राजनीतिक वजूद की लड़ाई है। असल में ये राजस्थान के चुनाव की टूल किट है जो राजस्थान की ओर रुख करेगी। राजस्थान के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो जाटों का फोकस हरियाणा और राजस्थान की ओर शिफ्ट होने लगा है। जाटों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक होने के बावजूद वे राजनीतिक सत्ता से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। हरियाणा में 31% जाट आबादी होने के बावजूद पिछले 2 चुनाव में मुख्यमंत्री कुर्सी जाटों से छिन गई है। बाकी सियासत ने सत्ता से जाटों का दबदबा लगभग खत्म कर दिया है। अगर हरियाणा में जाट सीएम की बात करें तो कांग्रेस ने हरियाणा में लगभग हमेशा से ही जाट मुख्यमंत्री बनाया है। कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने भजनलाल बिश्नोई भी जो जाटों के समान दूसरी उपजाति रखते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसकी प्रतिक्रिया बाकायदा दूसरी जातियों में भी देखी गई। अगर जाट मुख्यमंत्री दूसरी जातियों को साथ लेकर चलते तो आज ऐसी स्थिति कभी पैदा ना होती कि जाटों को राजनीतिक वजूद को लेकर के इंतजार करना होता। हरियाणा के बाद राजस्थान में 10 में से 12% जाट आबादी है। इसके अलावा 2% बिश्नोई और जट सिख मतदाता भी है। चूंकि राजस्थान में जाट आबादी का लगभग 50 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है तो राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से सदन में 30 से 35 तक जाट विधायक जीत कर पहुंचते हैं। यूं माना जाए कि ऐतिहासिक लिहाज से गौर किया जाए तो कभी भी जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। इसकी वजह साफ यह है कि अन्य किसी भी समुदाय के नेतृत्व को दूसरी जातियां स्वीकार तो कर लेती है लेकिन जाट नेताओं को स्वीकार नहीं कर पाती है। राजस्थान में बेहद ही कम वोट प्रतिशत वाली माली जाति का अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। शिवचरण माथुर 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, जबकि माथुर का भी जातीय आधार नगण्य नहीं था। बावजूद इसके उनके हाथों में राजस्थान की कमान रही है। राजस्थान में जाटों की जितनी जनसंख्या वाले ब्राह्मण बिरादरी से तो आधा दर्जन से ज्यादा बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% जाट, 2% सिख और विश्नोई वोटर होने के बावजूद भी चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी का आज भी अच्छा खासा प्रभाव उस इलाके में है, जिसके बदौलत यूपी विधानसभा में अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। दूसरी तरफ जाटों से कम संख्या बल होने के बावजूद भी राजपूत कौम राजस्थान में हर बार राजनीतिक लिहाज से अपनी बाजी मार ले जाता है। राजस्थान में सीएम बनता है जिन्हें भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे उन राजपूत चेहरों में शामिल है जो कहीं के राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर एक अच्छा कार्यकाल बिता करके गए हैं। और यही हालात कमोबेश यूपी के भी हैं। वहाँ राजपूत समाज की संख्या कम होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यूपी में भी भाजपा ने पहले एक बार राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए जाट कभी कभार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड के नाम पर अलग राज्य बनवाने का आंदोलन लगातार चलाते रहे हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं वापस उस पहलवानों के मुद्दे पर जिसको लेकर के हरियाणा से लेकर के राजस्थान की सीमा पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला। पहलवानों का मुद्दा खत्म होने के बाद जाटलैंड का आंदोलन दोबारा जोर पकड़ सकता है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है ये मुद्दा जाटों के वजूद का है। जाटों की सत्ता पर एक छत्र पकड़ छूटने की एक बड़ी वजह यह है कि हरियाणा हो, राजस्थान हो या यूपी, जाट हमेशा मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ लगातार रहा है। चौधरी चरण सिंह भी पहले कांग्रेस में ही थे, वो कांग्रेस से बाहर आकर ही यूपी में मुख्यमंत्री बन पाए थे। दोस्तों, राजस्थान हो या हरियाणा या यूपी, राजपूत हमेशा से ही भाजपा के साथ रहा है। यूं माना जाए कि सवर्ण कास्ट एक वोट बैंक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ी रही है। यूपी में अभी भी 18 राजपूत विधायक हैं और सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी से जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जाट समाज को कांग्रेस से यह पूछना चाहिए कि उसने आज तक राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया है। कांग्रेस के सापेक्ष बीजेपी को जब मौका मिला जाट सीएम बनाया गया, भले वो दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा हो या राजस्थान में जाट परिवार की बहू वसुंधरा राजे सिंधिया। बहरहाल अभी तो जाटों का जंग मैदान हरियाणा बना हुआ है, लेकिन जल्द ही यह जंग मैदान हरियाणा से राजस्थान शिफ्ट हो जाएगा। अगर जाट आंदोलन के कारण हनुमान बेनीवाल की इतनी सीटें आ जाती हैं कि उनके बिना कांग्रेस या भाजपा को राजस्थान में सरकार बनाना मुश्किल हुआ तो जाहिर सी बात है शर्त एक ही होगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जाट बने।
पूर्व राज्यपाल और यूपी के जाट नेता सतपाल मलिक राजस्थान में बड़े ही अग्रेसिव ढंग से भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट कर देती है तो बीजेपी राजस्थान में सत्ता की सवारी कर सकती है। मलिक भी जाट है और पहलवान आंदोलन और जाट किसान आंदोलन का लगातार हिस्सा रहे हैं अपने बयानों से और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिए गए बयानों से, इसलिए उनका यह बयान जाटों की रणनीति को खुलासा करने वाला माना जा सकता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जन्म से जाट नहीं है, लेकिन उनका मामला बिल्कुल अलग है। सिंधिया राजघराने की वसुंधरा राजे की मां नेपाल के राज परिवार से थी। वसुंधरा की शादी धौलपुर के जाट राजघराने में हुई थी। हालांकि राजस्थान के राजपूत वसुंधरा राजे के पिता जीवाजी राव सिंधिया को राजपूत नहीं मानते हैं, लेकिन एक राजपूत मां की बेटी होने के नाते राजपूत उन्हें स्वीकार करते हैं। तो वही जाट उन्हें अपनी बहू मानकर भी स्वीकार करते हैं, तो वहीं राजस्थान में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाली मार्शल कौम गुर्जर उन्हें अपनी संधन मान करके स्वीकार करते हैं। जाहिर सी बात है, जातिगत समीकरण के लिहाज से वसुंधरा राजे का राजनीतिक कद काफी बड़ा है, क्योंकि उनके बेटे दुष्यंत सिंह की शादी गुर्जर परिवार में हुई है। जाटों की दूसरी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि रेसलिंग में सबसे ज्यादा मेडल जाट पहलवान लेकर के आते हैं, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष राजपूत है। इसलिए जाट समाज का लक्ष्य राजस्थान में जाट सीएम बनवाने के साथ साथ रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष पद भी राजपूत से छीनना है, और शायद इसी बात को लेकर के ब्रजभूषण सिंह वाले मामले पर इतना बवाल मचा हुआ है। पहलवानों की तरफ से यह फिलर भी फेंका गया कि अगर कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्वीकार्य नहीं है तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बना दीजिए। लेकिन पहलवान चाहते हैं कि नेता जाट ही बने, जबकि कुछ संघ का चुनाव किसी के दबाव में नहीं बल्कि फेडरेशन के नियमों के मुताबिक होता है। जाहिर सी बात है, फेडरेशन के जो 54 वोटर हैं उन्हीं में से अध्यक्ष चुना जाएगा। सीएम की कुर्सी हो या रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष पद, सभी समुदायों को साथ लेकर चलना पड़ता है और यही राजनीति है। जाटों में ये खुलापन होता तो पहलवानों का आंदोलन सिर्फ जाट पहलवानों का आंदोलन बनकर नहीं रहता। बहरहाल जनवरी से जब से आंदोलन शुरू हुआ था तो दूसरे राज्यों से भी पहलवानों का समर्थन मिला था, लेकिन जल्द ही ये बात उजागर हो गई कि ये जाटों की कुर्सी की लड़ाई है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। हरियाणा के जाट पहलवान उन्हें आंदोलन में भी साथ लेकर नहीं चल पाए। ऐसे में जाट समुदाय में अगर सबको साथ लेकर चलने की कला होती तो जाहिर सी बात है हरियाणा में सभी जातियां उनके खिलाफ लामबंद नहीं होती, जैसे अब हो गई हैं, और सबने मिलकर उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार के जातिगत समीकरण, सियासत, राजनीति की कहानियां, किस्से, वाकये और चुनावी चालें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।